लेसन 1। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के लिए पैसा काम करता है। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने? मेरे पिता ने शाम का अखबार रख दिए। बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की माँ अपनी नई कैडिलैक में आई थी और वे सप्ताहांत के लिए अपने बीच हाउस जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने हमें बताया कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। क्या उन्होंने आमंत्रित किया? मेरे पिता ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, उन्होंने आमंत्रित किया, मैंने आहत स्वर में उत्तर दिया। मेरे पिता ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, अपने चश्मे को अपनी नाक के पुल पर धकेला और अखबार पढ़ने में लग गए। मैं जवाब का इंतजार करते हुए खड़ा रहा। वर्ष 1956 था। मैं 9 साल का था। भाग्य के किसी मोड़ से मैं उसी पब्लिक स्कूल में गया जहां अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते थे। हम मुख्य रूप से एक चीनी बागान शहर थे। बागान के प्रबंधक और अन्य संपन्न लोग, जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर, अपने बच्चों को इस प्राथमिक विद्यालय में भेजते थे। 6ठी कक्षा के बाद उनके बच्चों को आम तौर पर निजी स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क के एक तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता, तो मैं अपने जैसे परिवारों के बच्चों के साथ एक अलग स्कूल में जाता। 6ठी कक्षा के बाद ये बच्चे और मैं पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में चले गए। उनके लिए या मेरे लिए कोई निजी स्कूल नहीं था। मेरे पिताजी ने आखिरकार पेपर रख दिए। मैं समझ सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। अच्छा बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा कमाना सीखना होगा। मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ? मैंने पूछा। अच्छा बेटा, अपना दिमाग लगाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तब भी मुझे पता था कि इसका मतलब वास्तव में यह था। मैं आपको बस इतना ही बताने जा रहा हूँ, या मुझे इसका उत्तर नहीं पता, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बनाई गई है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे पिता ने क्या कहा था। जहाँ तक मैं बता सकता था, माइक और मैं इस स्कूल में एकमात्र गरीब बच्चे थे। माइक भी किस्मत के फेर में इस स्कूल में था। किसी ने स्कूल डिस्ट्रिक्ट की लाइन में जॉगिंग की और हम अमीर बच्चों के साथ स्कूल में आ गए। हम वास्तव में गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हम गरीब हैं, क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास नए बेसबॉल दस्ताने, नई साइकिलें, सब कुछ नया था। माँ और पिताजी ने हमें बुनियादी चीजें मुहैया कराईं, जैसे खाना, आश्रय और कपड़े, लेकिन बस इतना ही। मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हम चीजें चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज्यादा काम उपलब्ध नहीं था। तो हम पैसे कमाने के लिए क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह सहमत हो गया और इस तरह उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गए। हमने पूरी सुबह पैसे कमाने के तरीकों पर विचार करने में बिताई। कभी कभी हम जिमी के बीच हाउस में मौज-मस्ती कर रहे सभी कूल लोगों के बारे में बात करते थे। यह थोड़ा दुखदाई था, लेकिन यह दुख अच्छा था, क्योंकि इसने हमें पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचते रहने के लिए प्रेरित किए। आखिरकार उस दोपहर बिजली की एक चमक गिरी। यह एक ऐसा विचार था जो माइक को एक विज्ञान पुस्तक से मिला था जिसे उसने पढ़ा था। उत्साह से हमने हाथ मिलाया और साझेदारी ने अब एक व्यवसाय बना लिया। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने पड़ोस में घूमते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और अपने पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए बचा कर रखेंगे। हैरान नजरों से देखते हुए ज्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। कुछ ने हमसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, जिस पर हमने जवाब दिया,
हम आपको नहीं बता सकते। यह एक व्यापारिक रहस्य है। जैसे जैसे हफ्तों बीतते गए मेरी माँ परेशान होती गई। हमने अपनी कच्ची सामग्री को स्टोर करने के लिए उनकी वॉशिंग मशीन के बगल में एक जगह चुनी थी, एक भूरे रंग के कार्डबोर्ड बॉक्स में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थीं। हमारे इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूबों का छोटा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी माँ ने अपना पैर नीचे रखा। अपने पड़ोसियों की गंदी, मुड़ी हुई, इस्तेमाल की गई टूथपेस्ट ट्यूबों को देखकर वह परेशान हो गई थी। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उसने पूछा, और मैं फिर से यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक व्यापारिक रहस्य है। इस गंदगी का कुछ करो, नहीं तो मैं इसे फेंक दूंगा। माइक और मैंने विनती की और कहा कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त टूथपेस्ट हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू करेंगे। हमने उसे बताया कि हम कुछ पड़ोसियों के टूथपेस्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उनकी ट्यूब ले सके। माँ ने हमें 1 सप्ताह का समय दिए। उत्पादन शुरू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई और दबाव बढ़ गए। मेरी पहली साझेदारी को पहले से ही मेरी अपनी माँ द्वारा बेदखली नोटिस के साथ धमकी दी जा रही थी। माइक का काम पड़ोसियों को जल्दी से जल्दी अपना टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के लिए कहना था, यह कहते हुए कि उनके दंत चिकित्सक चाहते हैं कि वे वैसे भी अधिक बार ब्रश करें। मैंने उत्पादन लाइन को एक साथ रखना शुरू कर दिए। एक दिन मेरे पिताजी एक दोस्त के साथ ड्राइववे पर 2 9 वर्षीय लड़कों को देखने के लिए गए, जिसमें उत्पादन लाइन पूरी गति से चल रही थी। हर जगह महीन सफेद पाउडर था। एक लंबी मेज पर स्कूल से आए छोटे दूध के डिब्बे रखे हुए थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल अधिकतम ताप पर लालगर्म कोयले से चमक रही थी। पिताजी सावधानी से चले क्योंकि उत्पादन लाइन ने कारपोर्ट को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए उन्हें कार को ड्राइववे के नीचे पार्क करना पड़ा। जैसे ही वह और उसका दोस्त करीब पहुँचे, उन्होंने कोयले के ऊपर एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूबें पिघल रही थी। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूबों में नहीं आता था, ट्यूबें शीशे से बनी होती थी, इसलिए एक बार जब पेन जल जाता था तो ट्यूबों को छोटे स्टील के बर्तन में डाल दिया जाता था। वे तब तक पिघलते रहे जब तक वे तरल नहीं हो गए, और मेरी माँ के पॉट होल्डर की मदद से हमने दूध के डिब्बों के ऊपर एक छोटे से छेद के माध्यम से सीसा डाला। दूध के डिब्बों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर जगह सफेद पाउडर था। जल्दबाजी में मैंने बैग गिरा दिया था और पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। दूध के डिब्बे प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचों के बाहरी कंटेनर थे। मेरे पिता और उनके दोस्त ने देखा कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यूब के ऊपर एक छोटे से छेद के जरिए पिघले हुए शीशे को सावधानी से डाल रहे थे। सावधानी से, मेरे पिता ने कहा। मैंने बिना ऊपर देखे सिर हिला दिया। आखिरकार जब डालना पूरा हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रख दिया और अपने पिता की तरफ मुस्कुराए। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उन्होंने सतर्क मुस्कान के साथ पूछा। हम वही कर रहे हैं जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं। मैंने कहा, हाँ। माइक ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, हम भागीदार हैं। और उन प्लास्टर के सांचों में क्या है? मेरे पिता ने पूछा। देखो, मैंने कहा, यह एक अच्छा बैच होना चाहिए। एक छोटे से हथौड़े से मैंने उस सील पर टैप किया जिसने क्यूब को आधे में विभाजित किया था। सावधानी से मैंने प्लास्टर मोल्ड के ऊपरी आधे हिस्से को खींचा और एक लेड निकल बाहर गिर गए। ओह नहीं, मेरे पिताजी ने कहा, तुम लेड से निकल बना रहे हो। यह सही है, माइक ने कहा। हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा तुमने हमें करने के लिए कहा था। हम पैसे कमा रहे हैं। मेरे पिताजी के दोस्त ने मुड़कर हंसी उड़ाई। मेरे पिताजी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाए। आग और इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूबों के एक बॉक्स के साथ उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफेद धूल से ढके हुए थे और कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमें सब कुछ नीचे रखने और हमारे घर की सामने की सीढ़ी पर उनके साथ बैठने के लिए कहा। मुस्कुराते हुए उन्होंने धीरे से समझाया कि
नकली शब्द का क्या मतलब है? हमारे सपने टूट गए। तुम्हारा मतलब है कि यह अवैध है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। चीनी बागान, वह मुझसे बहुत अलग नहीं है। वह एक कंपनी के लिए काम करता है और मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। कंपनी उसके लिए कार खरीदती है। चीनी कंपनी वित्तीय संकट में है और जिमी के पिता के पास जल्द ही कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके पिता अलग हैं, माइक, वह एक साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं और मुझे संदेह है कि कुछ वर्षों में वह बहुत अमीर आदमी होंगे। इसके साथ माइक और मैं फिर से उत्साहित हो गए। नए जोश के साथ हमने अपने अब बंद हो चुके पहले व्यवसाय के कारण हुई गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने योजना बनाई कि माइक के पिता से कैसे और कब बात करनी है। समस्या यह थी कि माइक के पिता लंबे समय तक काम करते थे और अक्सर देर से घर नहीं आते थे। उनके पिता के पास गोदाम, एक निर्माण कंपनी, दुकानों की एक श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। यह रेस्तरां ही थे जो उन्हें देर तक बाहर रखते थे। सफाई खत्म होने के बाद माइक ने घर के लिए बस पकड़ी। वह उस रात घर आने पर अपने पिता से बात करने वाला था और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनना सिखाएंगे। माइक ने वादा किया कि जैसे ही वह अपने पिता से बात करेगा वह तुरंत फोन करेगा, भले ही देर हो जा। रात 8:30 बजे फोन बजा। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार को मैंने फोन रख दिया। माइक के पिता हमसे मिलने के लिए सहमत हो गए थे। शनिवार को मैंने शहर के गरीब इलाके में जाने वाली सुबह 7:30 बजे की बस पकड़ी। सबक शुरू होते हैं। उस सुबह 8 बजे माइक और मैं उसके पिता से मिले। वह पहले से ही व्यस्त थे, 1 घंटे से ज्यादा समय से काम पर थे। जब मैं उनके साधारण, छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो उनके निर्माण पर्यवेक्षक अपने पिकअप ट्रक में बैठकर जा रहे थे। माइक ने मुझे दरवाजे पर ही देखा। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा, पिताजी फोन पर है और उन्होंने पीछे के बरामदे में इंतजार करने को कहा है। जब मैं पुराने घर की दहलीज पर कदम रखा तो लकड़ी का पुराना फर्श चरमरा उठा। दरवाजे के अंदर एक सस्ता चटाई रखा हुआ था। चटाई वहां अनगिनत पैरों के निशानों को छिपाने के लिए थी जो फर्श पर सालों से पड़े थे। हालांकि यह साफ था, लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं संकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मुझे घुटन महसूस हुई, जो पुराने, बासी और भरे हुए फर्नीचर से भरा हुआ था, जो आज संग्रह करने वालों की वस्तुएं बन सकते हैं। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं। दोनों मेरी माँ से थोड़ी बड़ी थी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामगारों के कपड़े पहने बैठा था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहनी हुई थी, जो साफ सुथरी प्रेस की हुई थी, लेकिन उसमें स्टार्च नहीं था, और पॉलिश किए हुए काम के जूते थे। वह मेरे पिता से लगभग 10 साल बड़ा था। जब माइक और मैं उनके पीछे से होते हुए पीछे के बरामदे की ओर बढ़े तो वे मुस्कुराए। मैंने भी शर्म से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वे लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे पिता के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी अपने गोदाम चलाता है और महिलाएं रेस्तरां की प्रबंधक है। और जब तुम पहुँचे तो तुमने निर्माण पर्यवेक्षक को देखा जो यहाँ से लगभग 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा था। उसका दूसरा पर्यवेक्षक, जो घरों का एक ट्रैक बना रहा था, तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले ही चला गया। क्या यह हमेशा होता रहता है? मैंने पूछा। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या वह हमें पैसे कमाना सिखाएंगे। माइक ने कहा, ओह, और उसने इस पर क्या कहा? मैंने सावधानी से जिज्ञासा से पूछा। ठीक है। पहले तो उसके चेहरे पर अजीब भाव था और फिर उसने कहा कि वह हमें एक प्रस्ताव देगा। ओह, मैंने अपनी कुर्सी को दीवार से सटाते हुए कहा। मैं कुर्सी के 2 पिछले पैरों पर बैठ गए। माइक ने भी यही किया। क्या तुम्हें पता है कि प्रस्ताव क्या है? मैंने पूछा। नहीं,
लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। अचानक माइक के पिता जीर्ण शीर्ण स्क्रीन वाले दरवाजे से घुसे और पोर्च पर आ गए। माइक और मैं अपने पैरों पर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तैयार हो, लड़कों? उसने पूछा और हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियां दीवार से हटाईं और उसके सामने बैठ गए। वह एक बड़ा आदमी था, लगभग 6 फीट लंबा और 200 पाउंड वजन का। मेरे पिता माइक के पिता से लंबे थे, लगभग उतने ही वजन के और 5 साल बड़े थे। वे एक जैसे दिखते थे, हालांकि उनकी जातीय संरचना एक जैसी नहीं थी, शायद उनकी ऊर्जा भी एक जैसी थी। माइक कहता है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी घबराहट के साथ। उसके शब्दों और मुस्कान में बहुत ताकत थी। ठीक है, यह मेरा प्रस्ताव है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं इसे कक्षा शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी सिखा सकता हूँ, और अगर तुम बस बैठकर सुनना चाहते हो जैसे तुम स्कूल में करते हो, तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। यह मेरा प्रस्ताव है, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे स्वीकार करो या छोड़ दो। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, इसलिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम निर्णायक रूप से अपना मन नहीं बना सकते, तो तुम वैसे भी कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं। यह जानना कि कब त्वरित निर्णय लेना है एक महत्वपूर्ण कौशल है। आपके पास वह अवसर है जिसके लिए आपने कहा था। स्कूल शुरू हो रहा है, या यह 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। माइक के पिता ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। इसे ले लो, मैंने कहा। इसे ले लो, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पिता ने कहा। श्रीमती मार्टिन 10 मिनट में आ जाएंगी। जब मैं उनसे बात कर लूंगा, तो आप उनके साथ मेरी सुपरेट के पास जाएंगे और काम करना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको प्रति घंटे 10 सेंट का भुगतान करूंगा, और आप हर शनिवार को 3 घंटे काम करेंगे। लेकिन आज मेरा सॉफ्टबॉल खेल है, मैंने कहा। माइक के पिता ने अपनी आवाज को सख्त स्वर में कम किया। इसे ले लो या छोड़ दो, उन्होंने कहा। मैं इसे ले लूंगा। मैंने खेलने के बजाय काम करना और सीखना चुना। 30 सेंट बाद में। उस दिन सुबह 9 बजे तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वह एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा कहती थी कि माइक और मैं उन्हें उनके 2 बड़े बेटों की याद दिलाते हैं। हालांकि वह दयालु थीं, लेकिन वह कड़ी मेहनत में विश्वास करती थीं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। हमने डिब्बाबंद सामान को अलमारियों से हटाने में 3 घंटे बिताए। धूल हटाने के लिए प्रत्येक डिब्बे को पंख वाले डस्टर से साफ किया, और फिर उन्हें बड़े करीने से फिर से स्टैक किए। यह बेहद उबाऊ काम था। माइक के पिता, जिन्हें मैं अपना अमीर पिता कहता हूँ, के पास 9 छोटे सुपरेट थे, जिनमें से प्रत्येक में एक बड़ा पार्किंग स्थल था। वे 7-11 सुविधा स्टोर के शुरुआती संस्करण थे, छोटे पड़ोस के किराने की दुकानें जहां लोग दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या यह थी कि यह हवाई था जब एयर कंडीशनिंग का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था, और स्टोर गर्मी के कारण अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के 2 तरफ दरवाजे सड़क और पार्किंग स्थल की ओर खुले होने चाहिए थे। हर बार जब कोई कार पार्किंग स्थल से गुजरती या आती, तो धूल उड़ती और स्टोर में जम जाती। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं होगी, तब तक हमारे पास काम है। 3 हफ्तों तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के पास रिपोर्ट करते रहे और 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो गया और उन्होंने हम दोनों के हाथों में 3 छोटे सिक्के डाल दिए। अब
1950 के दशक के मध्य में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट बहुत रोमांचक नहीं थे। उस समय कॉमिक पुस्तकों की कीमत 10 सेंट थी। इसलिए मैं आमतौर पर अपना पैसा कॉमिक पुस्तकों पर खर्च करता था और घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने सिर्फ इसलिए काम करना स्वीकार किया था क्योंकि मैं माइक के पिता से पैसे कमाना सीखना चाहता था और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से गुलाम था। इसके अलावा मैंने उस पहले शनिवार के बाद से माइक के पिता को नहीं देखा था। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैंने दोपहर के भोजन के समय माइक से कहा। स्कूल उबाऊ था और अब मेरे पास आगे देखने के लिए शनिवार भी नहीं था, लेकिन यह 30 सेंट ही थे जो मुझे वास्तव में परेशान कर रहे थे। इस बार माइक मुस्कुराए। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और निराशा के साथ पूछा। पिताजी ने कहा था कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि जब तुम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो उनसे मिलना। क्या? मैंने गुस्से से कहा। वह मेरे ऊब जाने का इंतजार कर रहा है। कुछ हद तक, माइक ने कहा। पिताजी थोड़े अलग हैं। वह तुम्हारे पिता की तरह नहीं पढ़ाते। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत व्याख्यान देते हैं। मेरे पिता शांत है और कम बोलते हैं। तुम बस इस शनिवार तक इंतजार करो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम तैयार हो। तुम्हारा मतलब है कि मुझे फंसाया गया है? नहीं, सच में नहीं, लेकिन हो सकता है। पिताजी शनिवार को समझाएंगे। शनिवार को लाइन में प्रतीक्षा करते हुए मैं माइक के पिता का सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली पिता भी उनसे नाराज थे। मेरे असली पिता, जिन्हें मैं गरीब कहता हूँ, ने सोचा कि मेरे अमीर पिता बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब पिता ने मुझसे कहा कि मैं जो चाहता हूँ वही मांगू, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब पिता ने मुझसे कहा कि अगर मुझे वेतन वृद्धि नहीं मिली तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मेरे गरीब पिता ने आक्रोश के साथ कहा, वैसे भी तुम्हें उस शापित नौकरी की जरूरत नहीं है। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर के दरवाजे से अंदर गया। जब माइक के पिता ने दरवाजा खोला, बैठ जाओ और लाइन में इंतजार करो, उन्होंने मेरे अंदर घुसते ही कहा। वे मुड़े और बेडरूम के बगल में अपने छोटे से दफ्तर में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा और माइक को कहीं नहीं देखा। अजीब महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन्हीं 2 महिलाओं के बगल में बैठ गया जो 4 हफ्ते पहले वहां थी। वे मुस्कुराए और मेरे लिए जगह बनाने के लिए सोफे से नीचे खिसक गए। 45 मिनट बीत गए और मैं गुस्से से लाल हो रहा था। 2 महिलाएं उससे मिली थीं और 30 मिनट पहले चली गई थी। एक बुजुर्ग सज्जन 20 मिनट के लिए वहां थे और फिर चले गए। घर खाली था और मैं एक खूबसूरत धूप वाले हवाईयन दिन में एक नम, अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था। एक कंजूस आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मैं उसे कार्यालय में इधर-उधर भागते, फोन पर बात करते और मुझे अनदेखा करते हुए सुन सकता था। मैं बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण से मैं रुक गए। आखिरकार 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर पिताजी अपने कार्यालय से बाहर चले गए। कुछ नहीं कहा और अपने हाथ से मुझे अंदर आने का इशारा किए। अमीर पिताजी ने अपनी कार्यालय की कुर्सी पर घूमते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि तुम वेतन वृद्धि चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ दोगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम एक बदमाश हो, जैसा कि शहर में हर कोई सोचता है। तुम लालची हो, तुम सारा पैसा चाहते हो और अपने कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखते। तुमने मुझे इंतजार करवाया और मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। मैं सिर्फ एक छोटा लड़का हूँ, लेकिन मैं बेहतर व्यवहार पाने का हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी कुंडा कुर्सी पर पीछे की ओर झुके, हाथ अपनी ठोड़ी तक उठाए और मेरी तरफ देखने लगे। बुरा नहीं, उन्होंने कहा, 1 महीने से भी कम समय में तुम मेरे ज्यादातर कर्मचारियों की तरह बोलने लगे हो। क्या? मैंने पूछा, उनकी बात समझ में न आते हुए। मैंने अपनी शिकायत जारी रखी।
मुझे लगा कि तुम अपना वादा निभाओगे और मुझे सिखाओगे। इसके बजाय तुम मुझे प्रताड़ित करना चाहते हो। यह क्रूर है। यह वाकई क्रूर है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अमीर डैडी ने धीरे से कहा। तुमने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा। जब से मैंने मूंगफली के लिए काम करना स्वीकार किया है, तब से तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की है। 10 सेंट प्रति घंटा। हाँ, मुझे सरकार को तुम्हारे बारे में सूचित करना चाहिए। हमारे पास बाल श्रम कानून है, तुम्हें पता है। मेरे पिता सरकार के लिए काम करते हैं, तुम्हें पता है। वाह, अमीर पिता ने कहा। अब तुम उन लोगों की तरह ही लग रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे, जिन लोगों को मैंने या तो निकाल दिया है या जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। तो तुम्हें क्या कहना है? मैंने पूछा, एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बहादुर महसूस करते हुए। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हारे लिए काम किया है और तुमने अपना वादा नहीं निभाया। तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर पिता ने शांति से पूछा। अच्छा, तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह काम किया है और तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह फुलाते हुए कहा। क्या पढ़ाने का मतलब बात करना है या व्याख्यान देना? अमीर पिता ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। स्कूल में तुम्हें इसी तरह पढ़ाया जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जीवन आपको ऐसा नहीं सिखाता है। और मैं कहूँगा कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है। ज्यादातर समय जीवन आपसे बात नहीं करता, यह बस आपको इधर उधर धकेलता रहता है। हर धक्का जीवन से यह कहता है, उठो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ सीखो। यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? मैंने मन ही मन खुद से पूछा। जिंदगी मुझे धकेल रही है, क्या जिंदगी मुझसे बात कर रही है? अब मुझे पता था कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी होगी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसे बंद करने की जरूरत थी। अगर आप जिंदगी के सबक सीखते हैं तो आप अच्छा करेंगे, अगर नहीं तो जिंदगी आपको धकेलती रहेगी। लोग 2 काम करते हैं। कुछ लोग बस जिंदगी को अपने इर्द गिर्द धकेलने देते हैं, दूसरे नाराज हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ पीछे हट जाते हैं। वे नहीं जानते कि जिंदगी ही उन्हें धकेल रही है। मुझे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जिंदगी हम सभी को धकेलती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और दूसरे लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी को अपने इर्द गिर्द धकेलने का स्वागत करते हैं। इन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और वे कुछ सीखना चाहते हैं। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कुछ आप जैसे लोग लड़ते हैं। अमीर डैड खड़े हुए और उस पुरानी लकड़ी की खिड़की को बंद कर दिया जिसकी मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम यह सबक सीखोगे तो तुम एक समझदार, अमीर और खुशहाल युवा बनोगे। अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम अपनी सारी जिंदगी नौकरी, कम वेतन या अपने बॉस को अपनी समस्याओं के लिए दोषी ठहराते रहोगे। तुम हमेशा उस बड़े ब्रेक की उम्मीद में जिंदगी गुजारोगे जो तुम्हारी सारी पैसों की समस्याओं को हल कर देगा। अमीर डैड ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अभी भी सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे को घूरते रहे, अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिरकार जब मैंने उनका संदेश समझ लिया तो मैंने नजरें फेर ली। मुझे पता था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था और मैंने सीखने के लिए कहा। मैं लड़ रहा था। अमीर डैड ने आगे कहा, या अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसमें हिम्मत नहीं है तो तुम हर बार जब जीवन तुम्हें धक्का देता है तो हार मान लेते। अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो तो तुम अपना सारा जीवन सुरक्षित तरीके से जियोगे, सही काम करोगे,
खुद को किसी ऐसी घटना के लिए बचा कर रखोगे जो कभी नहीं होगी। फिर आप एक बोरिंग बुरे आदमी के रूप में मरेंगे। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपको वाकई पसंद करेंगे क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मेहनती व्यक्ति थे। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने जीवन को अपने अधीन होने दिया। अंदर ही अंदर आप जोखिम लेने से डरते थे। आप वाकई जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के उत्साह से कहीं ज्यादा था। अंदर ही अंदर आप और सिर्फ आप ही जान पाएंगे कि आपने ऐसा नहीं किया। आपने सुरक्षित खेलना चुना। हमारी नजरें फिर से मिली। तुम मुझे इधर उधर धकेल रहे हो? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर पिता मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तुम्हें बस जिंदगी का स्वाद चखाया है। जिंदगी का कौन सा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अभी भी गुस्से में था, लेकिन अब उत्सुक और सीखने के लिए तैयार था। तुम लड़के पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं उन्हें पैसे कैसे कमाएं। मेरे पास 150 से ज्यादा कर्मचारी है और उनमें से किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं पैसे के बारे में क्या जानता हूँ। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन कभी पैसे के बारे में सिखाने के लिए नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल पैसे के लिए काम करते हुए बिताएंगे। वास्तव में यह नहीं समझ पाएंगे कि वे किस लिए काम कर रहे हैं। मैं वहां बैठकर ध्यान से सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स डिजाइन करने का फैसला किया जो वास्तविक जीवन को दर्शाता। मैं तब तक बात कर सकता था जब तक मेरा चेहरा नीला न हो जाए, लेकिन तुम कुछ भी नहीं सुन पाओगे। इसलिए मैंने तय किया कि जीवन तुम्हें थोड़ा इधर उधर धकेल देगा ताकि तुम मेरी बात सुन सको। इसलिए मैंने तुम्हें केवल 10 सेंट दिए। तो मैंने केवल 10 सेंट प्रति घंटे काम करके क्या सबक सीखा? मैंने पूछा कि तुम सस्ते हो और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हो। अमीर पिता पीछे हटे और दिल खोलकर हंसे। अंत में उन्होंने कहा, तुम्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। मुझे दोष देना और यह सोचना बंद करो कि मैं समस्या हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं समस्या हूँ, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। अगर तुम्हें एहसास हो कि तुम ही समस्या हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और समझदार बन सकते। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई बदले, लेकिन खुद को नहीं। मैं आपको बता दूं, दूसरों की तुलना में खुद को बदलना आसान है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष मत दो। अमीर डैडी ने अधीर होते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे केवल 10 सेंट देते हो, तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम सस्ते हो। मैंने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, देखो, तुम्हें लगता है कि मैं ही समस्या हूँ। अमीर डैडी ने कहा, लेकिन तुम तो हो। ठीक है, यही रवैया रखो और तुम कुछ नहीं सीखोगे। यह रवैया रखो कि मैं ही समस्या हूँ और तुम्हारे पास क्या विकल्प है। ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा वेतन नहीं दोगे या मुझे ज्यादा सम्मान नहीं दोगे और मुझे नहीं सिखाओगे, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक कहा, अमीर पिता ने कहा, और यही तो ज्यादातर लोग करते हैं। वे नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी, बेहतर अवसर और ज्यादा वेतन की तलाश में निकल पड़ते हैं, वास्तव में यह सोचकर कि इससे समस्या हल हो जाएगी। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस ये मामूली 10 सेंट प्रति घंटा लो और मुस्कुराओ। अमीर पिता मुस्कुरा। यही तो दूसरे लोग करते हैं, लेकिन वे बस यही करते हैं। वेतन वृद्धि का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या हल हो जाएगी। ज्यादातर लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ दूसरी नौकरी कर लेते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कम तनख्वाह मिलती है। मैं फर्श पर घूरता हुआ बैठा था और अमीर पिता द्वारा दिए जा रहे पाठ को समझने लगा था। मैं समझ सकता था कि यह जीवन का स्वाद था। अंत में मैंने ऊपर देखा और पूछा, तो समस्या का समाधान क्या होगा?
यह उन्होंने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा और मेरे सिर पर हल्के से थपथपाए। यह आपके कानों के बीच की बात है। यह वह क्षण था जब अमीर पिता ने वह महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया जिसने उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब पिता से अलग किया और अंततः उन्हें हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब पिता ने अपना सारा जीवन आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए बिताए। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसने जीवन भर में बहुत अंतर पैदा किए। अमीर पिता ने इस दृष्टिकोण को बार बार समझाया, जिसे मैं पहला पाठ कहता हूँ। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के पास पैसा उनके लिए काम करता है। उस उज्जवल शनिवार की सुबह मैंने अपने गरीब पिता द्वारा सिखाए गए दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में मुझे समझ में आ गया कि दोनों डैड चाहते थे कि मैं पढूं। दोनों डैड मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं थे। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने मुझे वही करने की सलाह दी जो उन्होंने किया। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी पा सको और सुनिश्चित करो कि उसमें बेहतरीन लाभ हो। मेरे अमीर पिता चाहते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इसे अपने लिए काम में ला सकूं। ये सबक मैं उनके मार्गदर्शन में जीवन भर सीखूंगा, न कि किसी कक्षा में। मेरे अमीर पिता ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे काम करने पर गुस्सा हुए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते और बस इसे स्वीकार कर लेते, तो मुझे तुम्हें बताना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सच्ची शिक्षा के लिए ऊर्जा, जुनून और तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। गुस्सा उस सूत्र का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जुनून गुस्सा और प्यार का मिश्रण है। जब पैसे की बात आती है, तो ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलना चाहते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जुनून उन्हें निर्देशित नहीं करता, डर करता है। तो क्या इसीलिए वे कम वेतन वाली नौकरियां लेंगे? मैंने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं चीनी बागान या सरकार जितना भुगतान नहीं करता। मैं कहता हूँ कि लोग खुद का शोषण करते हैं। यह उनका डर है, मेरा नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा भुगतान करना चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी। बस अपने पिता को देखे, वे बहुत पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग ज्यादा पैसे मिलने पर सिर्फ और ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। तो इसीलिए 10 सेंट प्रति घंटा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का एक हिस्सा है। यह सही है। अमीर पिता मुस्कुराए। देखिए, आपके पिता स्कूल गए और उन्होंने बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। लेकिन उन्हें अभी भी पैसे की समस्या है, क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा वह पैसे के लिए काम करने में विश्वास रखता है, और तुम नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, अमीर पिता ने कहा। यदि तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो, तो स्कूल में रहो। यह ऐसा करने के लिए एक बढ़िया जगह है। लेकिन अगर तुम सीखना चाहते हो कि पैसे से कैसे काम करवाया जाए, तो मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा, लेकिन केवल तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहेगा? मैंने पूछा। नहीं, अमीर पिता ने कहा। सिर्फ इसलिए कि पैसे के लिए काम करना सीखना आसान है, खासकर अगर पैसे के विषय पर चर्चा होने पर डर आपकी प्राथमिक भावना है। मैं नहीं समझा, मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अभी इसके बारे में चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर ही है जो अधिकांश लोगों को नौकरी पर रखता है। अपने बिलों का भुगतान करने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर,
पर्याप्त पैसा न होने का डर और फिर से शुरू करने का डर। यह किसी पेशे या व्यापार को सीखने के लिए पढ़ाई करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकांश लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर गुस्सा करते हैं। पैसे से काम करवाना सीखना एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा, बिल्कुल, अमीर पिता ने जवाब दिया, बिल्कुल। हम उस खूबसूरत हवाईयन शनिवार की सुबह चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्तों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल खेल शुरू किया था, लेकिन किसी कारण से मैं अब आभारी था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने वाला था जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख पाते। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर पिता ने पूछा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैं तुम्हें दूर से ही सिखा रहा हूँ, मेरे अमीर पिता ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें पता चल गया होगा कि पैसे के लिए काम करना कैसा लगता है। बस अपने पिछले महीने को 50 साल से गुना करो और तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपना जीवन किस काम में बिताते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा। मुझसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होकर तुम्हें कैसा लगा? एक बार नौकरी पाने के लिए और एक बार और पैसे मांगने के लिए? भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चुनते हो तो जीवन ऐसा ही होगा, अमीर पिता ने कहा। और जब मिसेज मार्टिन ने 3 घंटे काम करने के लिए तुम्हारे हाथ में 3 पैसे दिए तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगा कि यह काफी नहीं था। ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है। मैं निराश था, मैंने कहा। और यही वह भावना है जो अधिकांश कर्मचारियों को तब होती है जब वे अपने वेतन को देखते हैं, खासकर सभी कर और अन्य कटौतियों को निकाल लेने के बाद। कम से कम तुम्हें 100% तो मिला। क्या तुम्हारा मतलब है कि अधिकांश कर्मचारियों को सब कुछ नहीं मिलता? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, अमीर पिता ने कहा। सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले लेती है। वे ऐसा कैसे करते हैं? मैंने पूछा। कर, अमीर पिता ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप खर्च करते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप बचत करते हैं तो आप पर कर लगता है। जब आप मरते हैं तो आप पर कर लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करते, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यम वर्ग ऐसा करता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं आपके पिताजी से ज्यादा कमाता हूँ, फिर भी वे ज्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। मेरी उम्र में यह मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता था। कोई सरकार को ऐसा क्यों करने देगा? अमीर पिताजी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे और चुपचाप हिलते रहे, बस मेरी तरफ देखते रह। सीखने के लिए तैयार हो? उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाए। जैसा कि मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे को अपने लिए काम में लाना सीखना जीवन भर का अध्ययन है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन मेरे जीवन भर जारी रहेगा, सिर्फ इसलिए कि जितना ज्यादा मैं सीखता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे पता चलता है कि मुझे जानने की जरूरत है। ज्यादातर लोग कभी इस विषय का अध्ययन नहीं करते। वे काम पर जाते हैं, अपना वेतन पाते हैं, अपनी चेकबुक बैलेंस करते हैं और फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्हें पैसे की समस्या क्यों है। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे से समस्या हल हो जाएगी और उन्हें यह एहसास नहीं है कि समस्या उनकी वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण है। तो मेरे पिताजी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है। मैंने उलझन में पूछा। देखो, अमीर पिता ने कहा, कर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो यह सीखने का तरीका है कि पैसे से कैसे काम लिया जा। आज
मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि क्या तुम्हें अभी भी पैसे के बारे में सीखने का जुनून है। ज्यादातर लोगों में नहीं होता। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपने काम में मजा लेना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे पैसे की बड़ी समस्याओं के साथ जागते हैं और फिर वे काम करना बंद नहीं कर पाते। यह सिर्फ पैसे के लिए काम करना सीखने की कीमत है, बजाय इसके कि पैसे से कैसे काम लिया जा। तो क्या तुम में अभी भी सीखने का जुनून है? अमीर पिता ने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाए। अच्छा, अमीर पिता ने कहा, अब वापस काम पर लग जा। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुमने मेरी बात सुनी? कुछ नहीं। तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें प्रति घंटे 10 सेंट नहीं दिए जाएंगे। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम नहीं करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही इस बारे में बात कर ली है और वह पहले से ही मुफ्त में काम कर रहा है। डस्टिंग और डिब्बाबंद सामान को ढेर कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से वहां वापस जाओ। यह उचित नहीं है। मैंने चिल्लाए। तुम्हें कुछ भुगतान करना होगा। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम अभी यह नहीं सीखते तो तुम बड़े होकर मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से निकाल, या तुम्हारे पिता की तरह जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि ज्यादा पैसे से समस्या हल हो जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं 10 सेंट प्रति घंटे के अपने मूल सौदे पर वापस आ जाऊंगा, या फिर आप वही कर सकते हैं जो ज्यादातर वयस्क करते हैं, शिकायत करे कि वेतन कम है, नौकरी छोड़ दे और दूसरी नौकरी की तलाश में चले जाए। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने मेरे सिर पर थपथपाए। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम जल्द ही मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद दोगे और तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहीं खड़ा रहा, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। मैं वेतन वृद्धि मांगने आया था और किसी तरह मैं बिना किसी पैसे के काम कर रहा था। अमीर पिता ने फिर से मेरे सिर पर थपथपाया और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से निकल जाओ और काम पर वापस जा। सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब पिता को नहीं बताया कि मुझे वेतन नहीं दिया जा रहा है। वे समझ नहीं पाते और मैं कुछ ऐसा समझाने की कोशिश नहीं करना चाहता था जो मैं खुद नहीं समझता। 3 और हफ्तों तक माइक और मैंने हर शनिवार को 3 घंटे बिना किसी काम के काम किए। काम ने मुझे परेशान नहीं किया और दिनचर्या आसान हो गई, लेकिन बेसबॉल के खेल छूट जाने और कुछ कॉमिक किताबें खरीदने में असमर्थ होने की वजह से मैं परेशान हो गए। तीसरे हफ्ते दोपहर को अमीर पिता हमारे पास आए। हमने सुना कि उनका ट्रक पार्किंग में आकर रुका और इंजन बंद होने पर खड़खड़ाने लगा। वे स्टोर में घुसे और मिसेज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किए। स्टोर में चीजें कैसी चल रही है, यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर में पहुँचे, 2 बार निकाले, उनके पैसे चुकाए और माइक और मुझे इशारा किया, चलो टहलने चलते हैं। लड़कों, हमने सड़क पार की, कुछ कारों को चकमा देते हुए, और एक बड़े घास के मैदान में चले गए जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। एक अकेली पिकनिक टेबल पर बैठते हुए उसने माइक और मुझे ट्रीट दी। कैसा चल रहा है लड़कों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अभी तक कुछ सीखा है? अमीर पिता ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे को देखा, अपने कंधे उचकाए और एक साथ सिर हिलाए। जीवन के सबसे बड़े जाल से बचना। भावनाएं जो सौदा करना चाहती थी। वह समझता था कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा होता है जिसे खरीदा जा सकता है,
और वह जानता था कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो लचीला होता है और जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। यह सिर्फ एक सवाल था कि कौन ज्यादा मजबूत है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं चुप हो गया। कुछ बदल गया था। ऑफर बहुत बड़ा और हास्यास्पद था। 1956 में बहुत कम वयस्क लोग इससे ज्यादा कमाते थे। लेकिन जल्दी ही मेरा मोह गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैं माइक को देखने के लिए अपनी बाईं ओर मुड़ा। उसने मेरी ओर देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह चुप हो गए। मेरा वह हिस्सा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसने कब्जा कर लिया। मुझे पता था कि माइक भी उस बिंदु पर पहुंच गया है। अच्छा, अमीर पिता ने धीरे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी एक कीमत होती है क्योंकि मानवीय भावनाएं डर और लालच कहलाती है। सबसे पहले पैसे के बिना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, और फिर जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लालच या इच्छा हमें उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचने लगती है जो पैसे से खरीदी जा सकती है। फिर पैटर्न सेट हो जाता है। कौन सा पैटर्न? मैंने पूछा। उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ। उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ। लोगों का जीवन हमेशा दो भावनाओं से नियंत्रित होता है, डर और लालच। उन्हें ज्यादा पैसे दो और वे अपना खर्च बढ़ाकर इस चक्र को जारी रखते हैं। इसे मैं रैट रेस कहता हूँ। क्या कोई दूसरा तरीका है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग इसे खोज पाते हैं। और वह तरीका क्या है? माइक ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि तुम लड़के मेरे साथ काम और पढ़ाई करते हुए यही सीखोगे। इसीलिए मैंने सभी तरह के वेतन बंद कर दिए। कोई संकेत? माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करने से थक गए हैं, खास तौर पर बिना किसी पैसे के। अच्छा, पहला कदम सच बोलना है, अमीर पिता ने कहा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा था कि सच बोलो। अमीर पिता ने पलटकर जवाब दिया। किस बारे में सच? मैंने पूछा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अमीर पिता ने कहा, तुम्हें यह किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, बस खुद से स्वीकार करो। तुम्हारा मतलब है कि इस पार्क में रहने वाले लोग, जो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं, मिसेज मार्टिन, वे ऐसा नहीं करते। मैंने पूछा। मुझे शक है, अमीर पिता ने कहा। इसके बजाय उन्हें पैसे न होने का डर लगता है। वे तार्किक रूप से इसका सामना नहीं करते। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। अमीर पिता ने कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और फिर से खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं हावी हो जाती है, और फिर से वे सोचने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। तो उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती है। माइक ने कहा, यह सही है। अमीर पिता ने कहा, वे जो महसूस करते हैं उसके बारे में सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय वे अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और सोचने में विफल हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है, इसलिए वे काम पर जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को शांत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह उन्हें परेशान करता रहता है और वे काम पर वापस लौटते हैं। फिर से उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को शांत कर देगा, और फिर से ऐसा नहीं होता। डर उन्हें काम करने, पैसा कमाने, काम करने, पैसा कमाने, उम्मीद करने के जाल में फंसाए रखता है कि डर दूर हो जाएगा। लेकिन हर दिन वे उठते हैं और उनका पुराना डर उनके साथ जाग जाता है। लाखों लोगों के लिए वह पुराना डर उन्हें पूरी रात जगाए रखता है, जिससे पूरी रात उथल पुथल और चिंता होती है। इसलिए वे उठते हैं और काम पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह मिलने से उनकी आत्मा में समाये उस डर को खत्म कर दिया जाएगा। पैसा उनके जीवन को चला रहा है,
और वे इसके बारे में सच बताने से इनकार करते हैं। पैसा उनकी भावनाओं और उनकी आत्माओं को नियंत्रित करता है। अमीर डैड चुपचाप बैठे रहे, अपनी बातें मन में बिठाने का प्रयास किया। माइक और मैंने सुना कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि बड़े लोग काम पर जल्दी क्यों निकल जाते हैं। यह बहुत मजेदार नहीं लगता था और वे कभी भी इतने खुश नहीं दिखते थे, लेकिन कुछ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। यह महसूस करते हुए कि हमने जितना संभव हो सके उतना समझ लिया है कि वे क्या बात कर रहे थे, अमीर डैड ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लड़के उस जाल से बचो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, सिर्फ अमीर बनना नहीं, क्योंकि अमीर होना समस्या का समाधान नहीं है। नहीं? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, नहीं, मैं दूसरी भावना को समझाता हूँ, इच्छा। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, लेकिन मुझे इच्छा ज्यादा पसंद है। किसी बेहतर, सुंदर, ज्यादा मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इसलिए लोग इच्छा के कारण पैसे के लिए भी काम करते हैं। वे पैसे की इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे खुशी खरीदी जा सकती है। लेकिन पैसे से मिलने वाली खुशी अक्सर थोड़े समय के लिए होती है और उन्हें जल्द ही ज्यादा खुशी, ज्यादा सुख, ज्यादा आराम और ज्यादा सुरक्षा के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं, यह सोचकर कि पैसा उनकी आत्मा को शांत करेगा, जो डर और इच्छा से परेशान है। लेकिन पैसा ऐसा नहीं कर सकता। क्या अमीर लोग भी ऐसा करते हैं? अमीर लोग भी शामिल हैं, अमीर पिता ने कहा। वास्तव में कई अमीर लोग इच्छा के कारण अमीर नहीं होते, बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। उनका मानना है कि पैसा गरीब होने के डर को खत्म कर सकता है, इसलिए वे ढेर सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन पाते हैं कि डर और भी बढ़ जाता है। अब उन्हें पैसे खोने का डर है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत कुछ होने के बावजूद काम करते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास लाखों हैं, लेकिन वे अब उस समय से ज्यादा डरते हैं जब वे गरीब थे। वे सब कुछ खोने से घबराते हैं। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था, वह और भी बदतर हो गया है। उनकी आत्मा का वह कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा वास्तव में और भी ज्यादा चिल्ला रहा है। वे बड़े घर, कार और पैसे से खरीदी गई शानदार जिंदगी नहीं खोना चाहते। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर वे अपना सारा पैसा खो देंगे तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। कई लोग भावनात्मक रूप से हताश और विक्षिप्त हैं, हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास ज्यादा पैसा है। तो क्या एक गरीब आदमी ज्यादा खुश रहता है? मैंने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, अमीर पिता ने जवाब दिए। पैसे से बचना पैसे से लगाव रखने जैसा ही मानसिक विकार है। जैसे कि संकेत पर शहर का वह आवारा आदमी हमारी मेज के पास से गुजरा, बड़े कूड़ेदान के पास रुका और उसमें इधर उधर टटोलने लगा। हम तीनों ने उसे बहुत दिलचस्पी से देखा, जबकि पहले हम शायद उसे अनदेखा कर देते। अमीर पिता ने अपने बटुए से $1 निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति को इशारा किया। पैसे देखकर वह लावारिस तुरंत आया, बिल लिया, अमीर पिता को बहुत धन्यवाद दिया और अपनी अच्छी किस्मत से खुश होकर जल्दी से चला गए। अमीर पिता ने कहा, वह मेरे अधिकांश कर्मचारियों से बहुत अलग नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, ओह, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे दिन में 8 घंटे काम करेंगे। यह सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वे काम क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद पैसे जमा करने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा मानसिक रूप से विकृत है। जब मैं वहां बैठा अपने अमीर पिता की बातें सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में अनगिनत बार मेरे अपने पिता द्वारा कही गई बातें कौंध गईं। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे अक्सर ये शब्द कहते थे।
उन्होंने हमेशा यह कहकर खुद को छुपाया, मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम पसंद है। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। जब तक डर और लालच के सभी निशान नहीं मिट जाते, तब तक पैसे के लिए काम न करें। नहीं, यह समय की बर्बादी होगी। अमीर पिता ने कहा, भावनाएं ही हमें इंसान बनाती है। भावना शब्द का अर्थ है गतिशील ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में सच बोले और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने पक्ष में करें, अपने खिलाफ नहीं। वाह, माइक ने कहा, मैंने अभी जो कहा उसके बारे में चिंता न करें। आने वाले सालों में यह ज्यादा समझ में आएगा। बस अपनी भावनाओं के प्रति एक पर्यवेक्षक बने, प्रतिक्रिया करने वाले नहीं। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो सोच रही है। आपकी भावनाएं हैं, लेकिन आपको खुद सोचना सीखना होगा। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। जरूर, अमीर पिता ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो यह संभवतः एक भावना है जो सोच रही है। पैसे न होने का डर उस विचार को जन्म देता है। लेकिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है अगर उनके पास बिल चुकाने हों। मैंने कहा, जरूर, उन्हें पैसे की जरूरत होती है। अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि यह डर ही है जो अक्सर सोचने का कारण बनता है। मुझे समझ में नहीं आता, माइक ने कहा। उदाहरण के लिए, अमीर पिता ने कहा, अगर पर्याप्त पैसे न होने का डर पैदा होता है, तो तुरंत नौकरी पाने के लिए भागने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या नौकरी लंबे समय में इस डर का सबसे अच्छा समाधान होगी? मेरी राय में इसका जवाब नहीं है। नौकरी वास्तव में दीर्घकालिक समस्या का एक अल्पकालिक समाधान है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, स्कूल में रहो और अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी पा सको। मैंने कुछ उलझन में कहा, हाँ, मैं समझता हूँ कि वह ऐसा कहता है। अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादातर लोग इसकी सलाह देते हैं और यह ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता है। लेकिन लोग मुख्य रूप से डर के कारण यह सलाह देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिता ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है? हाँ, अमीर पिता ने कहा, उसे डर है कि तुम पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं बैठ पाओगे। मुझे गलत मत समझ, वह तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। मैं भी मानता हूँ कि शिक्षा और नौकरी जरूरी है, लेकिन यह डर को नहीं संभाल सकता। तुम देखो, वही डर जो उसे कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उठने पर मजबूर करता है, वही डर है जो उसे तुम्हारे स्कूल जाने के बारे में इतना कट्टर बना रहा है। तो तुम क्या सलाह देते हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हें पैसे की ताकत पर महारत हासिल करना सिखाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि तुम उससे डरो। वे स्कूल में यह नहीं सिखाते और अगर तुम इसे नहीं सीखते तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। आखिरकार यह समझ में आ रहा था। वह चाहता था कि हम अपने विचारों को व्यापक बनाएं और वह देखें जो इस दुनिया की मिसेज मार्टिन्स नहीं देख सकती। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जो उस समय क्रूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। उस दिन मेरी दृष्टि व्यापक हो गई और मुझे वह जाल दिखाई देने लगा जो अधिकांश लोगों के लिए आगे छिपा हुआ था। देखिए, हम सभी आखिरकार कर्मचारी हैं। हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर पिता ने कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम लड़कों को उन दो भावनाओं, डर और इच्छा के कारण होने वाले जाल से बचने का मौका मिले। उनका इस्तेमाल अपने पक्ष में करो, अपने खिलाफ नहीं। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे कमाना सिखाने में दिलचस्पी नहीं रखता। इससे डर या इच्छा नहीं सुलझेगी। अगर तुम पहले डर और इच्छा को नहीं संभालते और अमीर बन जाते हो,
तो तुम सिर्फ एक बहुत ज्यादा पैसे पाने वाले गुलाम बनकर रह जाओगे। तो हम जाल से कैसे बचें? मैंने पूछा। गरीबी या वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञानता है। अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर नहीं, यह खुद से पैदा किया गया डर और अज्ञानता है जो लोगों को फंसाए रखती है। इसलिए तुम लड़के स्कूल जाओ और अपनी कॉलेज की डिग्री हासिल करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे जाल से बाहर रहना है। पहेली के टुकड़े सामने आ रहे थे। मेरे उच्च शिक्षित पिता की शिक्षा बहुत अच्छी थी और उनका करियर भी बहुत बढ़िया था, लेकिन स्कूल ने उन्हें कभी नहीं बताया कि पैसे को कैसे संभालना है या पैसे से उनका डर कैसा होना चाहिए। यह स्पष्ट हो गया कि मैं दो पिताओं से अलग और महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसे न होने के डर के बारे में बात कर रहे हैं। पैसे की इच्छा हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती है? माइक ने पूछा। जब मैंने आपको वेतन वृद्धि का लालच दिया तो आपको कैसा लगा? क्या आपने अपनी इच्छाओं को बढ़ता हुआ देखा? हमने अपना सिर हिलाए। अपनी भावनाओं के आगे न झुकने से आप अपनी प्रतिक्रियाओं को विलंबित करने और सोचने में सक्षम थे। यह महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। यहाँ से आपके लिए उन भावनाओं का अपने लाभ के लिए उपयोग करना और लंबे समय तक अपनी भावनाओं को अपनी सोच पर नियंत्रण करने देना अनिवार्य है। अधिकांश लोग अपने खिलाफ डर और लालच का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से अज्ञानता की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते हुए जीते हैं, क्योंकि इच्छा और डर की भावनाएं उन्हें यह सवाल नहीं करती कि ये भावना चालित विचार उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गधे की तस्वीर जिसमें वह गाड़ी खींच रहा हो और उसका मालिक उसकी नाक के ठीक सामने गाजर लटकाए हुए। गधे का मालिक जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, लेकिन गधा भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के लिए सिर्फ एक और गाजर होगी। तुम्हारा मतलब है कि जिस पल मैं एक नया बेसबॉल दस्ताना, कैंडी और खिलौने की तस्वीर बनाता हूँ, वह गधे के लिए गाजर की तरह है। माइक ने पूछा। हाँ, और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे खिलौने और भी महंगे होते जाते हैं। एक नई कार, एक नाव और अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा घर। अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धकेलता है और इच्छाएं तुम्हें बुलाती है। यही जाल है। तो जवाब क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा को बढ़ाने वाली चीज अज्ञानता है। यही कारण है कि अमीर लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वे जितना अमीर होते हैं उतना ही ज्यादा डर उनमें होता है। पैसा एक गाजर है, एक भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता है तो वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। अमीर पिता ने आगे बताया कि मनुष्य का जीवन अज्ञानता और ज्ञान के बीच संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार जब कोई व्यक्ति जानकारी और आत्मज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो अज्ञानता आ जाती है। यह संघर्ष एक पल पल का निर्णय है। अपने दिमाग को खोलना या बंद करना सीखना। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। आप समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनने के लिए कोई कौशल या पेशा सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। हर संस्कृति को शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिक, कलाकारों, रसोइयों, व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों, अग्निशामकों और सैनिकों की आवश्यकता होती है। स्कूल उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि समाज फल फूल सके और समृद्ध हो सके। अमीर पिता ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल अंत है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छा गई। अमीर पिता मुस्कुरा रहे थे। मैं उस दिन उनकी कही गई हर बात को समझ नहीं पाए, लेकिन अधिकांश महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द वर्षों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा क्रूर हो गया हूँ, अमीर पिता ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा इस बात को याद रखें। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचें, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा उस गधे को याद रखें
कभी न भूले कि डर और इच्छाएं आपको जीवन के सबसे बड़े जाल में ले जा सकती है, यदि आप नहीं जानते कि वे आपकी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं। अपने जीवन को डर में बिताना, कभी अपने सपनों को पूरा न करना क्रूर है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना, यह सोचना कि इससे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको खुश करेंगी, यह भी क्रूर है। बिलों का भुगतान करने के बारे में डरते हुए आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। एक तनख्वाह के आकार से तय की गई जिंदगी जीना वास्तव में जिंदगी नहीं जीना है। यह सोचना कि नौकरी आपको सुरक्षित बनाती है, अपने आप से झूठ बोलना है, यह क्रूर है और यही वह जाल है जिससे मैं चाहता हूं कि आप बचे। मैंने देखा है कि कैसे पैसा लोगों के जीवन को चलाता है। ऐसा अपने साथ न होने दे। कृपया पैसे को अपने जीवन को चलाने न दे। हमारी मेज के नीचे एक सॉफ्टबॉल लुढ़का। अमीर पिता ने उसे उठाया और वापस फेंक दिया। तो अज्ञानता का लालच और भय से क्या संबंध है? मैंने पूछा। क्योंकि पैसे के बारे में अज्ञानता ही इतना लालच और भय पैदा करती है। अमीर पिता ने कहा, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर अपने परिवार के लिए बेहतर तरीके से पैसे की चाहत में अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर वह सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को और अधिक महंगा बना देता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य पैसे वालों से भी ज्यादा खराब होता है। क्योंकि डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाते हैं, वकील अपनी फीस बढ़ाते हैं। क्योंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे कर बढ़ जाते हैं। और इसी तरह आगे भी। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच इतनी भयावह खाई हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी और एक और महान सभ्यता ढह जाएगी। इतिहास साबित करता है कि महान सभ्यताएं तब ढह जाती है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा होती है। दुख की बात है कि अमेरिका भी उसी राह पर है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम सिर्फ ऐतिहासिक तारीखें और नाम याद करते हैं, सबक नहीं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। एक शिक्षित समाज में, जहां सरकार अच्छी तरह से चलती है, कीमतों में वास्तव में कमी आनी चाहिए। बेशक यह अक्सर केवल सिद्धांत में ही सच होता है। लालच और अज्ञानता के कारण उत्पन्न भय के कारण कीमतें बढ़ती है। यदि स्कूल लोगों को पैसे के बारे में सिखाते तो अधिक पैसा होता और कीमतें कम होती। लेकिन स्कूल केवल लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि पैसे की शक्ति का उपयोग करना। लेकिन क्या हमारे पास बिजनेस स्कूल नहीं है? माइक ने पूछा। और क्या आपने मुझे एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया? हाँ, अमीर पिता ने कहा। लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल कर्मचारियों को परिष्कृत बीन काउंटर बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। भगवान न करे कि कोई बीन काउंटर किसी व्यवसाय को अपने नियंत्रण में ले ले। वे केवल संख्याओं को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और व्यवसाय को खत्म कर देते हैं। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैं बीन काउंटर को काम पर रखता हूं। वे केवल लागत कम करने और कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जिससे और अधिक समस्याएं पैदा होती है। बीन काउंटिंग महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि अधिक लोग इसे जानें, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है। अमीर पिता ने गुस्से में कहा। तो क्या इसका कोई जवाब है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने कहा। अपनी भावनाओं का उपयोग करके सोचना सीखें, न कि अपनी भावनाओं के साथ सोचना। जब तुम लड़कों ने मुफ्त में काम करने के लिए सहमत होकर अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, तो मुझे पता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें और पैसे का लालच दिया तो तुमने फिर से अपनी भावनाओं का विरोध किया। तुम फिर से भावनात्मक रूप से आवेशित होने के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। ठीक है, यह पता लगाना तुम पर निर्भर है।
अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लड़कों को कांटों के खेत में ले जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां लगभग हर कोई नहीं जाता। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम पैसे के लिए काम करने के विचार को छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से काम करवाना सीखोगे। और अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम तुमसे सीखने के लिए सहमत हो जाए तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रेयर रैबिट को मिला। अमीर पिता ने क्लासिक बच्चों की कहानी का जिक्र करते हुए कहा, क्या कोई कांटों का खेत है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने कहा, कांटों का खेत हमारा डर और लालच है। अपने विचारों को चुनकर डर, कमजोरियों और जरूरतों का सामना करना ही इसका समाधान है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरान होकर पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय हम जो सोचते हैं उसे चुनना। बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे न होने के कारण बस उठकर काम पर जाने के बजाय अपने आप से पूछें, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस पर कड़ी मेहनत करना है? ज्यादातर लोग चीजों के बारे में तर्कसंगत रूप से सोचने से डरते हैं और इसके बजाय उस नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं जिससे उन्हें नफरत है। तार बेबी नियंत्रण में है। यही मेरा मतलब है, अपने विचारों को चुनने से। और हम ऐसा कैसे करते हैं? माइक ने पूछा। यही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें विचारों का चुनाव करना सिखाऊंगा, न कि बिना सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया करना, जैसे कि सुबह की कॉफी पीना और दरवाजे से बाहर भाग जाना। याद रखें कि मैंने पहले क्या कहा था, नौकरी एक दीर्घकालिक समस्या का केवल एक अल्पकालिक समाधान है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या होती है और वह अल्पकालिक होती है। यह महीने के अंत में आने वाले बिल होते हैं। तार बेबी, पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे यह कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञानता इसे नियंत्रित करती है। इसलिए वे वैसा ही करते हैं जैसा उनके माता पिता करते थे। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम पर जाते हैं। यह सवाल पूछने के लिए समय नहीं निकालते कि क्या कोई और रास्ता है। अब उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नहीं बल्कि उनकी सोच को नियंत्रित करती है। क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच के बीच अंतर बता सकते हैं? माइक ने पूछा। ओए, हाँ, मैं इसे हर समय सुनता हूँ, अमीर पिता ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, अच्छा, हर किसी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग बदमाश होते हैं, या मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूँ, तुम मुझे दबा नहीं सकते, या मुझे यह नौकरी पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई नहीं पूछता क्या यहाँ कुछ कमी है। जो भावनात्मक विचार को तोड़ देगा और आपको स्पष्ट रूप से सोचने का समय देगा। जब हम वापस स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर पिता ने समझाया कि अमीर लोग वास्तव में पैसा कमाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के बना रहे थे, यह सोचकर कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम अमीर लोगों की तरह सोचने के बहुत करीब थे। समस्या यह थी कि सरकार और बैंकों के लिए पैसा बनाना कानूनी है, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना अवैध है। उन्होंने हमें बताया कि कुछ भी नहीं से पैसा बनाने के कानूनी तरीके हैं। अमीर पिता ने आगे बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, वास्तव में गधे के लिए गाजर की तरह। यह केवल डर और लालच के कारण है कि अरबों लोग पैसे के भ्रम को एक साथ रखते हैं, जो मानते हैं कि पैसा असली है। यह सच नहीं है। पैसा वास्तव में बनावटी है। यह केवल विश्वास के भ्रम और जनता की अज्ञानता के कारण है कि यह ताश का घर खड़ा है। उन्होंने अमेरिका के सोने के मानक के बारे में बात की और कहा कि प्रत्येक डॉलर का नोट वास्तव में एक चांदी का प्रमाण पत्र था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि हम किसी दिन सोने के मानक से दूर हो जाएंगे और हमारे डॉलर अब किसी ठोस चीज से समर्थित नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो लड़कों, सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा।
गरीब, मध्यम वर्ग और अज्ञानी लोगों का जीवन केवल इसलिए बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वे यह मानते रहेंगे कि पैसा असली है और जिस कंपनी के लिए वे काम करते हैं या सरकार उनकी देखभाल करेगी। उस दिन हम वास्तव में समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहे थे, लेकिन समय के साथ यह बात अधिक से अधिक समझ में आने लगी। दूसरों से क्या छूट गया यह देखना। अपने सुविधा स्टोर के बाहर पिकअप ट्रक में चढ़ते समय अमीर पिता ने कहा, काम करते रहो लड़कों, लेकिन जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारा वयस्क जीवन उतना ही आसान होगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के तरीके दिखाएगा जो तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देखते। ज्यादातर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देखते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश में हैं। इसलिए उन्हें बस यही मिलता है। जिस क्षण तुम एक अवसर देखते हो, तुम उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में देखते रहोगे। जिस क्षण तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। इसे सीखो और तुम जीवन के सबसे बड़े जाल में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और श्रीमती मार्टिन को अलविदा कहा। हम पार्क में वापस चले गए, उसी पिकनिक बेंच पर, और कई और घंटे सोचने और बात करने में बिताए। हमने अगला हफ्ता स्कूल में भी सोचने और बात करने में बिताए। 2 और हफ्तों तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं फिर से श्रीमती मार्टिन को अलविदा कह रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को एक लालसा भरी नजर से देख रहा था। हर शनिवार को 30 सेंट भी मिलने की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेरे पास कॉमिक बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अचानक जब श्रीमती मार्टिन ने माइक और मुझे अलविदा कहा, तो मैंने उन्हें कुछ ऐसा करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं करते देखा था। श्रीमती मार्टिन कॉमिक बुक के पहले पन्ने को आधा काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक कवर का ऊपरी आधा हिस्सा रख लिया और बाकी किताब को एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कॉमिक बुक के साथ क्या करती है, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर का ऊपरी आधा हिस्सा कॉमिक बुक वितरक को वापस दे देती हूँ ताकि जब वह नई कॉमिक्स लेकर आए तो उसे क्रेडिट मिल जा। वह 1 घंटे में आ रहा है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किए। जल्द ही वितरक आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक पुस्तकें ले सकते हैं। मेरी खुशी के लिए उसने कहा, यदि आप इस स्टोर के लिए काम करते हैं और उन्हें फिर से नहीं बेचते हैं, तो आप उन्हें ले सकते हैं। हमारी पुरानी व्यावसायिक साझेदारी याद है। खैर, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित किया। माइक के तहखाने में एक खाली कमरे का उपयोग करते हुए हमने उस कमरे में सैकड़ों कॉमिक पुस्तकें जमा करना शुरू कर दिए। जल्द ही हमारी कॉमिक बुक लाइब्रेरी जनता के लिए खुल गई। हमने माइक की छोटी बहन को, जिसे पढ़ना बहुत पसंद था, हेड लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया। उसने प्रत्येक बच्चे से लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए 10 सेंट लिए, जो स्कूल के बाद हर दिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक, पड़ोस के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। यह उनके लिए एक सौदा था क्योंकि एक कॉमिक की कीमत 10 सेंट थी और वे 2 घंटे में 5 या 6 पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती थी कि वे कोई कॉमिक बुक उधार तो नहीं ले रहे हैं। वह किताबें भी रखती थी, लॉग इन करती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनकी कोई टिप्पणी हो सकती है। माइक और मैंने 3 महीने की अवधि में औसतन $9.50 प्रति सप्ताह कमाए। हमने उसकी बहन को $1 प्रति सप्ताह दिया और उसे कॉमिक्स मुफ्त में पढ़ने की अनुमति दी, जो वह शायद ही कभी पढ़ती थी क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई करती रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार को स्टोर में काम करके और अलग अलग स्टोर से सभी कॉमिक किताबें इकट्ठा करके अपना समझौता निभाए। हमने कोई कॉमिक बुक न बेचकर वितरक के साथ अपना समझौता निभाए। जब वे बहुत ज्यादा फट गईं तो हमने उन्हें जला दिए। हमने एक शाखा कार्यालय खोलने की कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन जैसा भरोसेमंद और समर्पित व्यक्ति कभी नहीं मिला।
कम उम्र में ही हमें पता चल गया कि अच्छा स्टाफ पाना कितना मुश्किल था। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद कमरे में लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे इलाके से कुछ गुंडे घुस आए और माइक के पिता ने सुझाव दिया कि हम व्यापार बंद कर दें। इसलिए हमारा कॉमिक बुक व्यापार बंद हो गया और हमने शनिवार को सुविधा स्टोर पर काम करना बंद कर दिए। लेकिन अमीर पिता उत्साहित थे क्योंकि उनके पास कुछ नई चीजें थीं जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने पैसे को अपने लिए काम करना सीखा। स्टोर पर अपने काम के लिए भुगतान न मिलने से हमें पैसे कमाने के अवसर की पहचान करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपना खुद का व्यवसाय कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू करके हम अपने वित्त पर नियंत्रण रखते थे, किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यापार ने हमारे लिए पैसे कमाए, तब भी जब हम शारीरिक रूप से वहाँ नहीं थे। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। हमें पैसे देने के बजाय अमीर पिता ने हमें बहुत कुछ दिया था।